शानी जी का नाम तक बीमारी नहीं है। और मैं फिर मानता हूँ तीनों भाषाओं में लिखा है। हाँ तो अगर आप स्टॉप करते हैं उसको तो बेहतर होता। ये गलत बात। मैं सोचता हूँ कि शानी जी की कब्र पर जो पूरा लिखा गया है उनके बारे में मैं समझता हूँ नागरिक में लिखा जाना चाहिए था। और ये फिर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि शानी जी साहब फिर कहीं छोटा मोटा अन्याय हो गया। ख्याल मेरा ये था खासतौर पे पैशनेट स्पीच सुनने के बाद कि मैं ये कह के आपसे माफ़ी मांग के बैठ जाऊँ, लेकिन ये शानी साहब के लिए शानी की तौहीन होगी, क्योंकि शानी को मैं बेशक एक बहुत पुराने या अजीज दोस्त के नाते नहीं जानता था, लेकिन अच्छी तरह पहचानने का मौका मुझे खासतौर पे कुछ शुरू के दिनों में और कुछ आखिर के दिनों में और कुछ भोपाल के दिनों में मिला। फिर भी बगैर तैयारी के मैं उनके बारे में ना तो उनकी ज़ात के बारे में ना उनके काम के बारे में बोल सकता हूँ। कुछ लोग बोल सकते हैं, मैं नहीं। तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने 3-4 मिनट ये जो किताब का उन्वान है उसको क्रिएट करते समय मामूली से मामूली आदमी भी सतह से कुछ ऊंचा कुछ ऊपर उठ जाता है, न चाहे तो भी। गालिब ने कहा था, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, आते हैं गैब से। हाँ, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश। तो ये बेशक आज के जो कंप्यूटर पे लिखने वाले हैं वो शरीर खामा की आवाज़ को नहीं सुनते होंगे और वो गैब से भी शायद मुनकिर हों, लेकिन लिखने वाले के लिए गैब से मुनकिर होना बहुत मुश्किल है। गैब ज़रूरी नहीं कि धार्मिक संदर्भ में लिया जाए। तो वो जो गैब से मज़ामी ख्याल में आ जाते हैं वो कैसे आ जाते हैं? वो आदमी की ज़ात से ऊंचे उठने पे ही आते हैं या कि इधर उधर होने पे सरकने से ही आते हैं या किसी और शक्ति से ही आते हैं। मैं इंस्पिरेशन थ्योरी का कोई ज़्यादा पक्षपाती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। आदमी और अदीब के रिश्ते को ठीक तरह से पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा झुकाव जाने अनजाने उन रिश्ते की उलझनों में तो पड़ता है, लेकिन उनकी बारीकियों में नहीं पड़ता। जैसे जब हम अब यहाँ अपने देश में और बहुत से लोग बाहर भी जब समाज और साहित्य का जिक्र करते हैं तो भी इसी तरह से करते हैं जैसे साहित्य समाज का दर्पण। आदमी का अपना मिजाज और स्वभाव है। अदीब या कलाकार बहुत से केसेस में बाद में बनता है, कुछ लोग पैदा होते ही शायद लिखना शुरू कर देते हों, लेकिन आदमी बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाता है। तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि जब अगर 15-20 कुछ लोगों ने 15 साल में मिल सकता है, होता है, अक्सर होता है। लेकिन एक कवि या उपन्यासकार, किसी हद तक एक आलोचक, ये तीनों जो हैं ख़ास तौर पे अगर लेखन को ही लिया जाए, दूसरी कलाओं को न लिया जाए, तो इनमें आदमी हूबहू कभी नहीं आता। कुछ आते हैं या आने का दावा करते हैं, वो भी हूबहू नहीं होते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब हम, मुझे नहीं पता इस किताब में क्या लकीर डाली गई है और उस लकीर के ऊपर या फसील के ऊपर इधर उधर लोग झांकते हैं कि नहीं झांकते, वो झांकना ज़रूरी है, लेकिन ये इस एहतियात के साथ कि दोनों में फ़र्क तो हो सकता है। आदमी को आप साहित्य के दर्पण से देखें तो कम खतरे हैं, उसके काम को अगर उसकी शख्सियत के रोशनी में ही देखें और ज़्यादा उसको बल दें तो बहुत खतरे हैं। बहुत बेबाकी चाहिए और बहुत जुर्रत चाहिए।
उसको क्लेशों में कत्ल कर देना जो है दोबारा, वो मैं समझता हूँ बहुत गलती होगी। अगर ये वक्त नहीं आया उसके मूल्यांकन का, अभी बहुत जल्दी है, बहुत देर है, नहीं हुई उनके जाने में, तो कुछ और धीरज धरें हम और इंतज़ार करें कि उनका मूल्य। इन लफ्ज़ों के साथ मैं आपसे दरखास्त। अगले चंद लफ्ज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि जब हम लोग यहाँ दिल्ली में आए 1984 में, तब से ही शानी जी को मैं जानती रही हूँ। शानी जी से गायबाना तारुफ तो अरसे से था। समकालीन भारतीय साहित्य हो, उनकी कहानियाँ हो, या काले जलवे से झांकता पीला चांद हो। दिल्ली आने पर उनसे मेरा बाकायदा तारुफ विष्णु खरे जी ने करवाया था। जब हम बम्बई से दिल्ली आ रहे थे, तब डॉक्टर भारती ने भी कहा था, शानी ना सिर्फ बड़े योग्य संपादक ही हैं, बहुत अच्छे लेखक भी हैं। शानी जी के साथ मुलाकात हुई तो उनकी जीवंतता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उनका ठहाका सुनकर तो जी जुड़ा गया। मैंने सोचा, राजधानी में रहकर भी अगर कोई ठहाका लगा सकता है तो वो व्यक्ति ठीक ठाक होना चाहिए। इसके बाद साहित्य अकादमी में अक्सर उनसे भेंट होती। राजधानी के इस मसनूई माहौल में कभी घबराहट होती तो मैं अक्सर अकादमी में जाकर शानी जी के पास बैठती। हम दोनों को डायबिटीज थी, बिना शक्कर की चाय आ जाती और पान मसाले पर खत्म होती। शानी जी इस्मत आपा और कृष्णा सोरती जी के बड़े प्रशंसक थे। इस्मत आपा की बच्चों फूफी कहानी और कृष्णा जी की यारों के यार पर बहस होती और हम संपन्नता से भर जाते। फिर मैं कहती, अब जाऊंगी। शानी जी अपने बेपरवाह अंदाज में कहते, अरे चली जाइएगा, सरदार जी कौन सा भाग जाएंगे। मैं कहती, खतरा तो है। इस पर वही छटफोट ठहाका जो राह में भी मेरा पीछा करता। हम दिल्ली में 1984 में आए थे। दंगों के दिन काटने पर ही मैंने अल्पसंख्यकों के दर्द को जाना। शायद पहली मर्तबा अपने ब्राह्मणों के घर पैदा होने पर भी शर्म आई। अगर मैंने ये दर्द न जाना होता तो शानी जी की पीड़ा मैं ना समझ पाती। अल्पसंख्यक होने की त्रासदी बहुत गहरे तक कील की तरह धंसी रहती है, जो चलते फिरते उठते बैठते यहाँ तक कि सांस लेते हुए भी महसूस की जा सकती है। यदा कदा ये पीड़ा शानी जी की आंखों से बरसती थी। बड़ा कष्ट होता था मुझे, लेकिन मैं कुछ भी कह नहीं पाती थी। जब शानी जी ने समकालीन भारतीय साहित्य का डोगरी अंक निकाला, तब जम्मू में भटक भटक कर मैंने बहुत सी सामग्री इकट्ठी की, 2-2 बार अनुवाद किया और शानी जी को दे दिया। आधी सामग्री उन्होंने रद्द कर दी। मुझे काफी बुरा लगा, पर मैंने आजिज़ी से उन्हें कहा, शानी जी फलां हमारे बहुत बड़े गीतकार हैं, उनका गीत अगर आप एक ले लेते। महाक्रोधी थी शानी जी, खूब गुस्सा होकर बोले, तो मैं क्या करूं, गीत में तो कुछ नहीं है। लिहाजा वो गीत नहीं छपा और जम्मू में कई खा जाने वाली नजरों का सामना मुझे करना पड़ा। जिन उन्होंने सलमा भाभी को कुछ लाने के लिए कहा। ईद पर अक्सर मैं उनके यहाँ जाया करती थी। बड़ी खातिरदारी होती। उन्होंने खाली कहना होता था, कहना भर होता था, खातिरदारी तो सलमा भाभी करती थी। बाहर आने पर हमेशा मैं उन्हें मीर का एक शेर सुनाती थी, जिसे हम फिर तकरीबन इकट्ठा ही पढ़ देते थे। बाहर पर उनकी बड़ी याद आती है। ये शेर किसे सुनाऊं? ए मीर इश्क पेचा एक आज नजर आई, शायद के बाहर आई संजीर नजर आई। जिनके बारे में लिखना शायद आसान है, बोलना बहुत मुश्किल, मेरे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा।
कम से कम आज तक, क्योंकि वो उन अदीबों में थे जो अपनी कृतियां तो छोड़ ही जाते हैं, बेशुमार स्मृतियां भी छोड़ जाते हैं, और जब उनके बारे में आपको बोलना पड़ता है ऐसे मौक़ों पर, ऐसे तथाकथित जलसों में, तो बेहद मुश्किल पेश आती है। बहरहाल हमारे मित्र विष्णु खरे ने कुछ बातें ऐसी की और बहुत जोश व खरोश में की, क्योंकि हमेशा जोश व खरोश में ही बोलते हैं। वो उनकी खासियत है, विशेषता है, और उसी के लिए वो जाने माने जाते हैं। लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत है कि मैं उनकी बातों से अपने को सहमत पाऊँ। जैसे उन्होंने कहा कि शानी ने अगर कुछ नहीं लिखा या नहीं लिखते दिल्ली आने के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं शानी जी के करीब होने का दावा बहुत नहीं करता, लेकिन बाद के वक्तों में ऐसे मौके आते थे जब वो खुद छेड़ते थे इन बातों को, और मुझे लगता था कि इस बात का उन्हें बेहद शिद्दत से मलाल है। कई बात उनको बहुत कसकती है, कुरेदती है। दिल्ली आने के बाद उन्होंने क्या लिखा? ज़रूरत है कि उन बातों की छानबीन की जाए। हम भी कर सकते हैं, हमको भी करना चाहिए, और इससे उनके आदमी होने के बारे में तो पता चलेगा ही, उनके अदीब होने के बारे में पता चलेगा। नहीं भूलना चाहिए कि शानी ने जब काला जल लिखा था बस्तर जैसे पिछड़े इलाके में, तो उनकी उम्र महज 27 साल थी। 60 और 61 के 15 महीनों के दरमियान वो पूरा उपन्यास लिखा गया था, काला जल जैसा काल सिद्ध उपन्यास। 27-28 साल की उम्र में बस्तर में 1960 और 61 के बीच, 1960 और 61 और आखिर में कबीर और मुक्तिबोध दोनों पार्टों के बीच में पिस कर गए, और ये बहुत सुखद बात नहीं है। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूं का परिचय नहीं था मेरा, लेकिन जब परिचय शुरू हुआ तो वो बहुत जल्दी बहुत मित्रता में बदल गया। और मुझे भी इस बात का भरम है कि मुझे हमारी शानी से बड़ी गहरी पटती थी। वो अस्कर वाइल्ड कहा करता था अपने बारे में कि आप मुझे अगर जानते हैं तो आप मुझे हेट करेंगे या आप मुझे प्रेम करेंगे, मुझे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो शानी कुछ ऐसे ही थे। शानी बाज़ औक़ात मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और ऐसे ही मौके आए जब मैंने शानी को बहुत नापसंद किया। वो भी ऐसे मेरे बारे में करते थे। लेकिन एक बात मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह देता हूँ। शानी की आखिरी बीमारी के वक्त उनके साथ जो सलूक किया गया वो नहीं किया जाना चाहिए था। कहानियों में, शानी की कहानियों में आपको ऐसे भय, ऐसे डर हर कहानी में मिलेंगे, हर अच्छी कहानी में मिलेंगे। एक कहानी उनकी है रहमत के फरिश्ता, जिसमें एक आदमी कुत्ता पालता है और उस कुत्ते को छोड़ने जब जाता है, कुत्ता लौट आता है, फिर छोड़ने जाता है, लौट आता है, फिर छोड़ने जाता है, और किस तरीके से अपने कलेजे पर पत्थर रख करके बच्चों से झूठ बोल करके वो आदमी कुत्ते को छोड़ देता है। कुत्ते ऐसा सेंसिटिव हार्ट, जहाँ जहाँ भी तकलीफ है, पीड़ा है, जहाँ आदमी को जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात पैदा हुई है कि मासूम रज़ा राही ने महाभारत की पटकथा लिखी है पढ़ने को, और देखता है कि जो बेईमान हैं उनकी बहैसियत से बड़े मानवार हो रहे हैं, और जो ईमानदार हैं जो सचमुच में फर्क नहीं करते, उनकी कहानी बिरादरी है कि जात पात है, जिन वाक्यों में आंतरिक स्पेस बहुत ज़्यादा हो जो बहुत दूर तक मार करती है।
अब दरख्वास्त है श्री अशोक वाजपेयी जी से कि समाज में जो अदृश्यता थी उसका लगभग न होना था, या कम से कम होने की सरहद के पार होना था। पहचानी जाने वाली पहचान और शिनाख्त की सरहद के पार होना जो था, शानी के मन में कहीं न कहीं अपने लिए भी एक ऐसी ही जगह थी। उनकी सारी कोशिश इस परिस्थिति में जिसमें वो फंस गए थे, उस अदृश्यता की परिस्थिति में, जहां इसलिए नहीं कि वो अदृश्य थे, इसलिए कि बार बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती थी जिसमें वो अदृश्य कर दिए जाते थे। भोपाल में हम लोग बहुत दिनों साथ थे, कम से कम 2 बार ऐसे अवसर आए जब उनको सिर्फ इसलिए हटाया गया। एक बार उन्हें फेलोशिप, उन दिनों तरह तरह की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। एक लड़ाई थी, अच्छा हिंदी समाज में ये बहुत अच्छी बात है कि लेखक ही एक दूसरे को नष्ट करते रहते हैं, कोई बाहर के लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती। भोपाल एक छोटी सी जगह है, और अब तो खैर बहुत हो गए हैं। कुछ कहते हैं कि हम लोगों के प्रयत्न से, कुछ कहते हैं कि हम लोगों के प्रकोप से, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उस जमाने में लेखक करीब 5-7 थे, और उनके आपसी जो संबंध थे वो बनते बिगड़ते रहते थे। और धीरे धीरे करीब करीब जब शानी सचिव हो गए साहित्य परिषद के, तो अब उनको सत्ता मिल गई, उनको एक संगठन मिल गया। तो बाकी जितने उनके मित्र थे, जो सुबह शाम हम नवाला हम प्याला मित्र थे, वो धीरे धीरे उनकी खिलाफत पर चालू हुई। और वो खिलाफत इस हद तक पहुंची कि एक जमाने में एक लेखक ने, जो अच्छे कवि थे और उन्हीं की तरह उन्हीं के दफ्तर में काम करते थे, 125 विधायकों से शानी की कारगुजारियों के विरुद्ध एक आरोप पत्र मुख्यमंत्री को दिया। और उसमें क्या क्या नहीं कहा गया था, तमाम तरह की आरोप उसमें। हमारे मुख्य सचिव एक थे नरोगा साहब, गोनीज थे, और वो बस्तर के कमिश्नर रह चुके थे और बिल्कुल फक्कड़ आदमी थे। मैं नया नया उस सचिव पहुंचा था और मुझे उन्होंने बुलाया, मुझे पूछा, अशोक, डू यू नो दिस राइटर कॉल्ड शानी? What do you think of me? You are a writer of some sort, no? Yes sir, I am. मैं मतलब वो ICS में नया IAS. What do you think of it? He is a very good writer. What do you think of the work that he has been doing in this organization? He is doing very good work. This organization has become live and dynamic. And then you are the right person. Chief Minister has asked me to conduct an inquiry into this complaint. You must complete this inquiry in 7 days and give it to me. दूसरी बार हमारे यहाँ सरकार बदली, भाजपा और जनता दल की मिली सरकार आ गई। एक मंत्री आए, बड़े संस्कृति प्रेमी। मंत्री का संस्कृति प्रेमी होना अत्यंत खतरनाक बात है। आज ने उनको उस फेलोशिप लेने की मंजूरी देने से इनकार कर। तो मलिक साहब लेखकों के नाज बरदार हैं। ये नाज उठाना आसान काम नहीं था। मैं मलिक साहब के सामने नतमस्तक हूँ, क्योंकि आभार शब्द कुछ हल्का लगता है कि उन्होंने इस किताब के लिए मुझसे एक भूमिका भी लिखवा दी, और जिस तरह उन्होंने लिखवा ली, जिस सब्र के साथ, या वो जानते हैं मैं जानता हूँ। किताब के बारे में इस समय कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इसके संपादक जानकी प्रसाद वर्मा के बारे में, शर्मा के बारे में
सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपने आदमी शऊर, शौक और फिक्र की वजह से वो शानी की कुर्बत हासिल करने में कामयाब हो सके। कि किस पूर्व मर्ज ने ऐसी भूमिका लिखी है, उसमें ऐसी बातें कही हैं। इसलिए आज की सभा के अध्यक्ष राजेंद्र जी की अनुमति से अब मैं जरूरी समझता हूं कि कुछ कहने के बजाय मैं सिर्फ भूमिका पढ़ता हूं। भूमिका का शीर्षक या उन्वान है शानी के मानी। का प्रकाशित हुआ। शानी के एक दोस्त के शब्दों में गैर कहानी यानी कहानियों से छूट गई और बची खुची सामग्री, सच्चाई की बुनियादी ताकत से जूझने वाली ये गद्य कृति निश्चय ही एक अनूठी रचना है और शानी के कलम की छाप उसके हर पन्ने पर है। मगर फिर अपने दोस्त शायर निदा फाजिली के काव्य संग्रह मोर नाच के प्रच्छदपट पर शानी ने प्रसंगवश लिखा है, हर आधुनिक रचनाकार की मजबूरी है कि वो माँ बाप, भाई बहन, परिवार, स्त्री प्रेम, समाज और देश किसी को भी जस का तस स्वीकार नहीं करता होता है। नामवर जी के ऊपर एक लेख काशीनाथ सिंह ने लिखा, गर्वीली गरीबी। तो मैंने काशीनाथ को दो बातें कही थी, लिखी थी। मैंने कहा कि अगर ऐसा लेख तुम मेरे ऊपर लिखने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई तक हो सकता हूँ। और दूसरा ये कि अगर ऐसा लेख लिखा जाए तो मेरा ख्याल है कि हिटलर भी भगवान बुद्ध का अवतार दिखाई देगा। ये दो बातें कही थी और ये दो बातें इस अर्थ में मैं कह रहा हूँ कि विश्वनाथ जी ने शानी की कहानियों पर जो लेख लिखा है वो सचमुच बहुत ही खूबसूरत है और बहुत गहरी अंतर्दृष्टि से लिखा गया है। और अगर वो एक और लेख लिखने का वादा करें तो मैं भी ये कह सकता हूं कि मैं शानी तक बनने को तैयार हूं। खैर, उसका मूल स्वर है भय, असुरक्षा। शानी का ये जो बार बार बात आई कि उन्होंने जगदलपुर में सबसे अच्छा लिखा। हम देखते हैं जिस जिस जगह वो लगभग निश्चिंत हुई वहां उनका लिखना थोड़ा कम हो गया है। ये भय कभी नौकरी का होता है, कभी अल्पसंख्यक होने का हो। अल्पसंख्यक का मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं बहुत लंबे वक्त से शानी को जानता रहा हूं, वो दिल्ली में ज्यादा बढ़ गया था। वो दिल्ली में कुछ ज्यादा अतिरिक्त मुसलमान होने लगे थे। बाहर थे लेकिन उस तरह रिटेलिएट नहीं करते थे। इसमें जो एक दूसरे मुद्दे की तरफ मैं जिस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं वो ये है कि जब देवी प्रसाद मिश्र की कविता मुसलमान निकली तो शानी बहुत नाराज थे और उस नाराजी को या उसका जवाब देने के लिए मुशर्रफ आलम ज़ौकी ने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था मुसलमान। उसमें उस गुस्से को और उस सारे माहौल को बहुत बेबाकी से बताया गया था जो एक मुसलमान परिवार में घटित होता है। वो सारी बातचीत, वो सारी बहस जो हिंदुओं को लेकर मुसलमान परिवारों में आपस में होती है और वो एक तरह पूरे मुस्लिम समाज का कहना चाहिए कि एक शल्य क्रिया जैसी लगती है। लेकिन एक और उपन्यास है, आबिद सुरती का एक उपन्यास है मुसलमान, मैं उसकी बात कहना चाहता हूँ। उस उपन्यास में कहीं कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं, वो सीधे बम्बई की झुग्गी झोपड़ी जिसे गैठो कहते हैं वहां से उठाया हुआ उपन्यास है और वहां दो मुसलमान दोस्त हैं, एक का नाम आबिद सुरती, आत्मकथात्मक उपन्यास है, एक का नाम आबिद सुरती है और एक का नाम कुछ और है, सूफी, इकबाल सूफी। और ये जो इकबाल सूफी साहब हैं ये दोनों बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और जैसा वातावरण है गंदा अपराधों से भरा
और सारे जिस तरह की घटों वाली मानसिकता में वो पैदा होती है, वहाँ से वो बच्चे बड़े होते हैं। कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने इतनी खूबसूरत भाषा लिखी, इतनी सशक्त कहानियाँ लिखी, इतने समर्थ उपन्यास और पत्रकारिता के कॉलम लिखे या संपादन किया, और इसलिए मैं उनकी स्मृति को नमन करता विष्णु जी के पास जो है जाना अपना नाम कितने बजे इसका तो कितने बजे